नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस पर साधारण सैनिक से लेकर के सर्वोच्च सैनिक तक सभी को अत्यंत ही आदर सम्मान सहित सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। हम अपने घरों में निश्चिंत से बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शौर्य सीमाओं के चारों तरफ विराजमान है। देश के दुश्मन कभी भी कुछ भी सोचने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मैं जिन सीमाओं के अतिक्रमण के विषय में सोच रहा हूं, वहां की सुरक्षा वहां के जाबाज सैनिकों के द्वारा की जाती है। रणधीर सिंह चिक्कू जी को प्रणाम। मित्रों, कारगिल दिवस हमारे नेताओं के वजह से संभव नहीं हो सका है। यह संभव हुआ है आपके पराक्रम के वजह से। पराक्रम को प्रणाम। मित्रों, आज दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि देश भर में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ जनता का समर्थन और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते उनके आंकड़ों से देश त्रस्त है। लेकिन ये सारी मुद्दा शाम होते होते बहुत छोटी और बौनी लगने लगी जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वोच्च चिंता से देश को अवगत कराया। उन्होंने भारत सरकार से पूछा कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने से जो देश दिवाला हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। इसी सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के वरिष्ठतम वकील, कांग्रेस के जमाने में कैबिनेट मंत्री और अब समाजवादी पार्टी के सहारे से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के सदस्य बने श्रीमान कपिल सिब्बल से भी पूछा। भारत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल से भी पूछा और कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी पूछा। सुना यह जा रहा है कि श्रीमान कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि देखिए, सरकारें इसमें कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनको वोट बैंक की मजबूरी है। इसलिए मुफ्त की रेवड़ी, राजनीति की रेवड़ी, देश में असमानता और असंतुलन की रेवड़ी का बांटना मजबूरी है। इस विषय में सर्वोच्च न्यायालय का एक और मानना था कि क्या जो देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो राज्यों को फाइनेंस एलोकेट करती हैं, वित्तीय मदद आवंटित करती हैं, क्या उनको आगे आना चाहिए कि जो राज्य मुफ्त की रेवड़ी बांटता है उनको वित्तीय अनुदान की कटौती की जा सके। क्योंकि जब आपके पास इतना पैसा है कि आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मुफ्त में सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपको पैसे की क्या जरूरत है। क्या इस तरह की कोई चीज की जा सकती है का? अगले 3 अगस्त को इस विषय पर केंद्र सरकार, वित्तीय एजेंसियां, राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल, वादी प्रतिवादी के वकीलों की राय सामने आएगी। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या हमेशा की तरह से सरकारें अपने बहुमत के घमंड पर सर्वोच्च न्यायालय को कहेंगी खामोश, हमारे पास बहुमत है और तुम कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पहले जब जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रहित का कोई निर्णय लिया है और उसमें वोट हित प्रभावित हुआ है, सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बताई है। सुप्रीम कोर्ट को औकात बताने जैसी हल्के, ओछे और निम्न स्तर की भाषा के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित करते हुए माफी मांगता हूं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भारत के सभी नागरिकों के पास है, सिवाय सरकारों के। तो ये सरकारों ने कहा है, नागरिकों ने नहीं कहा है, और मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को ये सोचना पड़ेगा। आप सबको पता है कि कब कब देश ने
सर्वोच्च न्यायालय का अपमान देखा है। शाहबानो केस में जब शाहबानो के मुकदमे पर सर्वोच्च न्यायालय ने तलाकनामे के मेहर के साथ साथ उसको गुजारा भत्ते का फैसला सुनाया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कठमुल्लों ने कहा कि ये हमारे कुरान में नहीं है, ये नहीं हो सकता। राजीव गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को वोट बैंक के देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को बहुमत के आधार पर पार्लियामेंट में पलट दिया, क्योंकि देश के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर संसद भारी है। अगर न्यायपालिका के किसी निर्णय पर ऑब्जेक्शन होता है तो 3 तरह से ऑब्जेक्शन रेज की जाती है। पहला, रिव्यू पिटीशन दायर करके। अगर रिव्यू पिटीशन में जज साहब ने उसको रिव्यू करके देखा और आपके मतलब की बात आ गई तो ठीक। दूसरा, बड़ी बेंच के सामने ले जाकर के, जैसे मान लो सिंगल बेंच ने कोई निर्णय लिया तो आप डबल बेंच, ट्रिपल बेंच या और भी ज्यादा बेंचों के पास या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ले जा सकते हैं। और अगर इन सब से भी आप नहीं आता है तो आप पार्लियामेंट से पलट सकते हैं, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है और कानून का पालन करना अदालतों का काम है। संसद के किसी भी कानून को अदालतें पलट नहीं सकती, क्योंकि कानून बनाना अदालत का काम नहीं है। अदालत का काम बने हुए कानून के अवलोकनार्थ और उसके अंतर्गत देश को संचालित करना है। देश में न्याय और अन्याय का फैसला करना है बने हुए कानूनों के हिसाब से। अभी वर्तमान वाली सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय की सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय को सर्वोच्च धत्ता बता चुके हैं। जब हमारे विद्वान न्यायाधीशों ने आरक्षण पर पुनर्विचार जैसी एक एडवाइजरी जारी की थी, सबसे मजे की बात है कि उन्होंने कोई कानून पास नहीं किया था, वो एक एडवाइजरी जारी किया गया था कि भाई इस विषय पर एक विचार किया जाए कि आरक्षण की जरूरत असल में किसको है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछड़ी वोट बैंक को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत उसकी औकात बताई और कहा कि खामोश, हमारे पास बहुमत है। और उन्होंने ST आयोग को पहले से ज्यादा खूंखार, पहले से ज्यादा आतंकित करने वाला और पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया। मतलब पहले जो ST आयोग की कानून थी वही सर्वोच्च सामान्य वर्ग के लिए जानलेवा थी, लेकिन अब तो सोचने मात्र से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च आदेश को सुप्रीम सरकारों ने धत्ता बता दिया है, मैं उस पर कुछ बोलूंगा तो हो सकता है मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़े, मैं उस पर और कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा जाएगा? अब आते हैं कि न्यायालय ने कहा क्या है। मित्रों, न्यायालय क्या कहा है इसके पहले मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं कि न्यायालय की चिंता क्यों जायज है और उसको धत्ता बताना क्यों नाजायज और घातक है। अभी अभी आप सब लोगों को श्रीलंका के हालात से 2-4 होने का मौका मिला होगा। श्रीलंका के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से मैं देश के छोटे मोटे चैनलों पर जिस पर मैं आता हूं, बहस में भाग लेता हूं, परिचर्चा में हिस्सा लेता हूं, उस पर भाग लेने के हैसियत से, उसके अनुभव से और समाचार चैनलों के अवलोकन से देखने से एक बात की जानकारी हुई कि वहां की राजपक्षे सरकार ने लोक लुभावन नारे और मुफ्त की योजनाओं से देश की जनता का दिल जीता और देश को खोखला करके पहली फ्लाइट से देश छोड़ करके चले गए, श्रीलंका को आग में झोंक करके। जो श्रीलंका की जनता राजपक्षे को पलक पोड़े बैठा करके अपने सर पर बैठाई थी और उसको भगवान का दर्जा दी थी, आज वही जनता श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करके उस पर कब्जा जमा चुकी है और राजपक्षे को खोज रही है हाथ में जूता लेकर के। राजपक्षे विदेश भाग गए। मित्रों, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल का भंडार है। मतलब दुबई, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, जिसको कहा जाता है कि पैसे की गर्मी और पैसे का शक्ति देखना हो तो आप
गल्फ कंट्री में आई है, दुबई में, ईरान में, इराक में, उससे ज्यादा भंडार वेनेजुएला में था। लेकिन वेनेजुएला के तत्कालिक राजनीति ने लोक लुभावन नारों से सब कुछ मुफ्त कर दिया। उनको लग रहा था कि भाई खनिज पदार्थ, जमीन से निकले हुई तेल ही काफी है देश के जनता में सारा सुविधा देने के लिए, और संभव भी था। लेकिन उससे क्या हुआ कि आमदनी तो खत्म हो गई, टैक्स कुछ आया नहीं, लोग लापरवाह हुए वो अलग, और देश बर्बाद हुआ अलग। आज वेनेजुएला की स्थिति ये है कि पहले जो 5 रुपये में एक वहां का मुद्रा मिलता था, और मेरे ख्याल से 500,000 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है। स्थिति इतनी हो गई कि अगर आपको एक मोबाइल खरीदना होगा तो बोरे में पैसा लेके जाना पड़ेगा, तब भी कम हो जाएगा। वेनेजुएला आज बर्बाद के कगार पर है। और कई देश हैं, किस किस के उदाहरण दूं, मैं भारत पे आता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठा हूं और आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नाम का एक देश का घातक राजनीति में सक्रिय हुआ है, जिसने मुफ्तखोरी की एक ऐसी बीमारी शुरू की जिसमें सारे के सारे फंसते नजर आ रहे हैं। जब आप टीवी पर समाचार या सिनेमा देखते होंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बयान खूब आजकल आ रहा है कि मित्रों, मैं जब चुनाव प्रचार में पंजाब में गया तो सारे लोग 40,000, 50,000, 54,000 की बिजली का बिल लेकर के आते थे। तो मैंने कहा कि आने दीजिए आम आदमी की सरकार, हम इसको माफ करेंगे। अगले महीने से बिजली की 300 यूनिटें अब माफ हो जाएगी और उसके पहले की सारी बिल एकदम साफ हो जाएगी। भगवंत मान ने ये नहीं बताया कि जो 54,000, 50,000 बिजली की बिल आती थी उसकी भरपाई कहां से होगी, तब जबकि पंजाब की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 52,000 करोड़ की एक तत्कालिक राहत पैकेज वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मांग चुके हैं। मतलब वहां के अब सरकार को चलाने के लिए रुपया केंद्र से मांग रहे हैं, क्योंकि वहां की स्थिति डमाडोल है। उसके बाद भी मुफ्त की बिजली अगले महीने से 300 यूनिट फ्री कर दी जाएगी। अब बिजली विभाग जो पहले से ही घाटा में है वो आगे कैसे सरवाइव करेगा, ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने नहीं बताया। अब जो दिल्ली में हो चुका है हम उस पर चर्चा करें। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, 200 यूनिट मेरी भी मुफ्त है। हालांकि वो अलग बात है कि 200 से ज्यादा मेरा बिजली उठता है, इसलिए मुफ्त का फायदा मुझे कभी नहीं मिला। 2 महीना एक बार गर्मी में मिला था, बच्चे घर गए थे तो बल्ब उलब नहीं जला था, तो मेरा भी बिजली 0 आया था। मैंने भी 2 महीना मुफ्त बिजली का फायदा उठाया है, 200 यूनिट से कम आया, मेरा बिल 0 आया। ये तब हाल है जब बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड के पूरी संपत्ति को बेच दी जाए तब भी जल बोर्ड का कर्जा नहीं निपट सकता। 600 लीटर पानी तब भी रोज मुफ्त केजरीवाल दे रहे हैं। महिलाओं का डीटीसी में मुफ्त किराया है और बसों की स्थिति इतनी खराब है कि रिपेयर का पैसा नहीं है, डिपो में बसें सड़ रही हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़कों की स्थिति यह है कि आप सड़क पर चाहे तो गाड़ी चला लें, चाहे तो नाव चला लें। ड्रेनेज सिस्टम इतनी खराब है कि सीवर का पानी आपके घरों में जा रहा है, आपका ग्राउंड फ्लोर बेड तालाब बन गया है, वो स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा है। केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मुफ्त की राजनीति में पैसा देश का लग रहा है, देश दिवाला हो रहा है, राजनीतिक चमक तो उसकी हो ही रही है। गुजरात में गया और आम लोगों के बारे में कहा कि आपको बिजली मुफ्त चाहिए कि नहीं। मैं महान जनता गुजरातियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कहा नहीं, हमें मुफ्तखोर में नहीं चाहिए, हम लोग विकलांग लोग नहीं, हम मेहनतकश लोग हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं और सरकार को टैक्स ईमानदारी से देते हैं। सरकारी सुविधाओं का जो जितना उपभोग करेंगे उतना पैसा देंगे। केजरीवाल इतनी सी मुआ, लेकिन तब भी उसने गुजरात चुनाव में, हिमाचल चुनाव में और देश भर के हर चुनाव में सब कुछ मुफ्त में देने का घोषणा कर रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये ऐसी स्थिति में देश को खड़ा कर दिया है कि केंद्र सरकार मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में कहेगी कि नहीं हम मुफ्त में बांटेंगे, देश का दिवाला होने को तुम खामोश रहो, क्योंकि हमारी राजनीति भी तो करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा कि आप असमंजस में क्यों हैं, आप क्यों परेशान हैं, स्पष्ट करिए। लेकिन वो स्पष्ट मोदी ये तो नहीं ना कह सकते कि भाई हमारी राजनीति बर्बाद हो जाएगी, लोग वोट नहीं देंगे। और सच्चाई भी है, क्योंकि वोट नहीं मिलेगा और इसके जिम्मेवार भारत की जनता है।
आज श्रीलंका की जनता को इस बात की समझ आ रही है, भारत की जनता को कब समझ में आएगी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हम तो सिर्फ चिंता जाहिर कर सकते हैं। आपको सरकारों पर दबाव बनाना है, लेकिन आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाड़ में जाए जनता, अपना 200 यूनिट फ्री में बनता। मित्रों, एक चीज जान लीजिए, इन दोनों देशों की हालात आपको बताता हूं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के पास इतनी अकूत संपत्ति जमा हुई थी भ्रष्टाचार के माध्यम से कि वो दुनिया के किसी भी देश में छोड़िए एक देश खरीद करके रह सकता है, और वो चला भी गया जहाज में पैसा भर करके। परेशानी किसकी हुई? उन लोगों की जिनको अब तक मुफ्त में मिल रहा था, अब उनको पैसा दे करके भी सुविधाएं नहीं मिल रहे क्योंकि वो आउट ऑफ रीच हो गई हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति ने वहां पर मुफ्तखोरी का काम शुरू किया था, वो देश छोड़ चुके हैं, बल्कि अब तो दुनिया ही छोड़ चुके हैं। परेशानी वेनेजुएला की जनता की हुई। वही हाल आपका होगा, बर्बाद आप होंगे। केजरीवाल के पास तो अभी इतना पैसा आ गया कि वो देश का कोई भी छोटा मोटा देश खरीद करके वहां बस सकता है, इतना माल कमा चुका है वो। भ्रष्टाचार के आकंठ डूबी उसकी सरकार में उंगली कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो टीवी पर आके बोलने लगता है कि हम मुफ्त में चलेंगे। अभी एक केस सीबीआई जांच कर रही है दारू माफिया वाला। आपको अभी भी अक्ल नहीं आ रही है कि आप घर के चौक से बाहर निकलते हैं, अपने दरवाजे पर गेट खोलते हैं, सामने दुकान पर दारू रखी होती है। पहले दारू का दुकान दूर हुआ करता था तो वो आदमी जाने में शर्माता था, यार रुका जाऊंगा आऊंगा, लोग देखेंगे यार दारू की दुकान से आ रहा है। लेकिन अब तो आप 2 मिनट अपने घर का दरवाजा खोलिए, सामने दारू का दुकान है, लड़के को बोले भाई यार देना वो लाल वाला, काला वाला, पीला वाला बोतल। चूंकि मैं दारू नहीं पीता इसलिए नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है। मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने हितों की चिंता करें, क्योंकि नेता को अपने हित की चिंता है और वो अपना हित कर रहा है। क्योंकि बर्बाद आप हो रहे हैं, उसकी कमाई हो रही है। जिस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे पहली फ्लाइट पकड़ कर चल देगा। फ्लाइट भी जोड़ के ना उसकी खुद की जहाज हो चुकी होगी इतने रुपए में, लेकिन आपका अपना सीएनजी भरवाने का भी पैसा नहीं होगा। और हो ही रहा है, 75 रुपये सीएनजी हो गई। मतलब 200 यूनिट मुफ्त जो लोग ले रहे हैं उनके यहाँ भी सीएनजी 75 रुपये होने 78 रुपये होने का फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो मैं बदरपुर से जयपुर 5 रुपये में जाता था, 20 रुपये में जा रहा हूँ। और वो तमाम लोग जो 200 यूनिट मुफ्त में ले रहे हैं वही लोग ऑटो से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है। वो अलग बात है कि मैं पहले 12 रुपये किलो सीएनजी भरवाता था, अब 78 रुपये किलो भरवा रहा हूँ। लेकिन जब मैं 12 रुपये किलो सीएनजी भरवाता था तो 200 यूनिट बिजली का 60 रुपया किराया आता था, और आज मेरा 14-15 हजार रुपया किराया आता है घर में। और 3 मतलब एक एसी ही हमेशा चलता रहता है। बाकी मेरे कमरे की तो देखिए मैं पसीना से लथपथ हो रहा हूँ। एसी मेरा बंद है, एसी चलाता नहीं हूँ। आपको दिखा देता हूँ मैं अपनी एसी की स्थिति कि मेरी एसी बंद है। ये देख लीजिए, मैं यहाँ हूँ, 1 मिनट में बैक कैमरा में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी एसी है, आपको बंद दिख रही है। खुला होता तो उसका भले खुला होता। ये मेरी एसी बंद है क्योंकि मैं एसी चलाता ही नहीं हूं, और सिर्फ एक वो बच्चों वाली एसी चलती रहती है, और उसी एक एसी की कीमत 14-15 हजार रुपये आता है। क्योंकि वो एसी 24 घंटा में 2 घंटा ही बंद होती होगी, नहीं तो बराबर चलती रहती है। मैं ये देखिए पसीना से लथपथ रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शरीर से पसीना निकलना चाहिए। अगर जिम में नहीं निकलता है तो गर्मी से निकले। मित्रों, आपको अब भी समझ नहीं आ रही है तो कभी भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप जोड़ लीजिए कि जो पहले 60 रुपया में आप 200 यूनिट बिजली चलाते थे, तब 12 रुपये किलो सीएनजी थी, और बदरपुर से जयपुर का 2 रुपये भाड़ा था। अब आपके पास 200 यूनिट मुफ्त है, लेकिन बदरपुर से जयपुर जाने का 20 रुपया किराया है। जो 2 रुपये था वो 20 रुपया हो गया, और जो सीएनजी 12 रुपये थी वो 78 रुपये हो गई, और आपको 200 यूनिट मुफ्त में जरूर मिला है। अब आप जोड़ लीजिए कि 200 यूनिट का चार्ज देते और ये 78 वाला 12 में लेते और 20 वाला 2 रुपये में लेते, तो आपको सस्ता पड़ता कि ये वाला सस्ता पड़ा है। इतनी अर्थशास्त्र जिस दिन आप समझ जाएंगे, राजनीतिकों का खेल आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको 200 यूनिट मुफ्त में नहीं देनी पड़ती, आपको 200 यूनिट का पैसा देना पड़ता, तो कितना रुपया लगता? 200 यूनिट का 2 रुपया 3 रुपया के हिसाब से
3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये लगता। मान लीजिए अगर 3 रुपये की बिजली होती, हालांकि 3 रुपये तो बिजली नहीं तो 1 रुपये 20 पैसे, लेकिन मैं 3 रुपये मान लेता हूँ, सरकारी हो गई, अब 3 रुपये से कम नहीं करेगा वो, तो 600 रुपया। अब आपका 600 रुपया खर्चा हो रहा है। अब आप बदरपुर से मैं सिर्फ बदरपुर तक की बात कर रहा हूँ, बस 2 किलोमीटर, तब 2 रुपया लगता था। तो आप 2 रुपये इधर से 2 रुपये इधर से, मतलब 4 रुपये में रोज जाते थे, मतलब 3 चौक 12 120 रुपये में, मतलब 30 चौका 120। और अब क्या है, अब सीएनजी 78 रुपये है, 78 रुपये सीएनजी है, तो 20 रुपये भाड़ा है। तो 20 रुपया भाड़ा और 3 दिन का हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपका कितना रुपया लग रहा है, 600 रुपये से ज्यादा हो गया। और खर्चा बाद की बात है। सस्ता क्या था आप जोड़ लीजिएगा, अपने घर में एक दिन पेन पेपर लेकर के बैठिएगा कि आज से 200 यूनिट पहले मेरा क्या खर्चा आता था और 200 यूनिट फ्री के बाद क्या खर्चा आ रहा है, तो आपको पाएंगे कि जो 200 यूनिट फ्री है वो आपको सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मुफ्त होता है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है, लोगों को समझ नहीं आती है। खैर, आप समझे ना समझे, एक मेरे समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 78 रुपया किलो सीएनजी तो मुझे भी खरीदना पड़ रहा है और 20 रुपये में 2 किलोमीटर ऑटो में बैठ करके मुझे भी जाना पड़ रहा है आपके 200 यूनिट के चक्कर में, जबकि मेरा 201 यूनिट उठता है और मुझे उसका पूरा पैसा देना होता है। सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार क्या करेगी मैं जानता हूं। भारत सरकार कहेगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपना निर्णय पलटती है, नहीं तो मैं पार्लियामेंट से पलट दूंगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण पर क्या कोई अदालतों के निर्णय को सरकारों ने माना? क्योंकि आरक्षण अब नासूर बन गया है। और क्या फायदा और क्या नुकसान है जान लीजिए। 2 मिनट आरक्षण बता देता हूं। आरक्षण लालू प्रसाद के बेटे को जरूरत है खाना पचाने के लिए, अपने बाप की जीभ को आगे और पीछे धकेल रहा है ताकि जो खा रहा है वो पचाए। और जो आरक्षण वाले लोग हैं उनके पेट में अनाज नहीं है, वो बेचारे रात भर ऐसे ऐसे करके छटपटा करके सोने का प्रयास करते हैं, उनको कब नींद आती है उनको खुद ही पता नहीं होता। और आरक्षण की जो कीमत वसूल रहा है वो इतना भोजन कर रहा है कि उसको जीभ को धक्का देके आगे पीछे कर करके भोजन पचाना पड़ रहा है। रामविलास के बेटे को आरक्षण मिला हुआ है, जिसके पास कितना पैसा उसको खुद ही पता नहीं है। और उसका जो समुदाय है वो आज भी झोपड़ियों में, एक झोपड़ी में 10-10 लोग जी रहे हैं किसी तरह से, और अपना जीवन यापन इतनी दुर्दिन में कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मायावती लाखों करोड़ों रुपए की सैंडल पहनती है और आरक्षण का लाभ ले रही है। मुलायम सिंह यादव जो प्राइमरी में मास्टर थे आज अरबों खरबों में है और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो असल में यादव बिरादरी है जो दूर दूर करके अपना जीवन यापन कर रहा है, आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिल रहा है। तो ये जो आरक्षण है ये लाभ 2-4-10 परिवार ही उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माया मुलायम उठा रहे हैं और बिहार में लालू नीतीश और रामविलास उठा रहे हैं। उसके अलावा कोई उठा रहा हो तो बता दीजिए। वही आलिए मुफ्त की बिजली की होगी। मुफ्त की बिजली कुछ लोग को 200 मिल रहा है, लेकिन उनसे इनडायरेक्टली पैसा वसूला जा रहा है 78 रुपये सीएनजी करके, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल करके। याद करिए 20 रुपये का लीटर पेट्रोल था और 8 रुपये लीटर सीएनजी था, और तब आपका खर्चा कितने में चल जाता था और आज कितने में चल रहा है, क्योंकि तब मुफ्त में नहीं थे। खैर, सर्वोच्च न्यायालय को मैं सर्वोच्च सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए कहता हूं कि अगर न्यायालय के निर्णय का सरकार सम्मान नहीं करती है तो देश में जागृति, जन जागृति इसके विरुद्ध आनी चाहिए। मैं तो इसके विरुद्ध बिगुल फूंकूंगा, आप फूकें ना फूकें। आप अगर मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने सभी समूह में साझा करिए, ताकि मेरी बात आपके बातों के माध्यम से हर जगह जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।